हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है अकाउंट्स का। आज हम अकाउंट्स के जो पहला क्लास है उसमें पहले देखेंगे अकाउंट्स की कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हम बार बार अकाउंट्स में यूज़ करेंगे। ये बेसिक जो टर्म्स हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे अकाउंट्स पढ़ेंगे तो ये सारे वर्ड्स जो टर्म्स हैं वो आपको बार बार आपके सामने आएंगे। अगर आप पहले से इसको अच्छी तरह से जान लेते हैं कि ये चीज़ क्या है तो फिर आपको बाद में ये दिक्कत नहीं करती है, फिर आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। जो पहला वर्ड है हमारा वो है बिजनेस। बिजनेस बिजनेस क्या बिजनेस है? ठीक है, तो बिजनेस को जानने के लिए पहले हम देखेंगे क्या लिखा है इसमें। अच्छे से इसको रीड करते हैं। बिजनेस इज एन एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी का मतलब होता है किसी चीज़ का काम। जैसे कोई कहते हैं ना, कोई एक चीज़ करना, वर्क करना, तो बिजनेस इज एन एक्टिविटी। और हम इसे ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन, मतलब दो अलग अलग पर्सन, डिफरेंट पर्सन, ठीक है, एक्सचेंज गुड्स। एक्सचेंज करना मतलब कुछ मैं दूंगा कुछ आप दोगे, तो दो अलग अलग चीजें आपस में एक्सचेंज करेंगे। समथिंग वैल्यूएबल, कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें आपस में एक्सचेंज करेंगे जो वैल्यूएबल हो, जो एक दूसरे के लिए मायने रखता हो। वेदर गुड्स, सामान कह लो या सर्विस कह लो, वेदर गुड्स और सर्विस फॉर म्यूचुअल प्रॉफिट, मतलब दोनों को फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, एक को फ़ायदा होगा दूसरे को फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि सोचो, एक दुकानदार है तो उसने क्या करा, अपने कस्टमर को ड्रेस बेचा। ड्रेस के कपड़े का दुकानदार है तो उसने क्या करा, जो कस्टमर है कस्टमर को उसने एक ड्रेस दिया, तो कस्टमर ने उसके बदले में क्या दिया? पैसा दिया। तो यहाँ पर जो बिजनेसमैन है उसको क्या चीज़ का फ़ायदा हुआ? पैसे का। और जो कस्टमर है उसको क्या चीज़ का बेनिफिट मिला? उसको एक ड्रेस मिला। तो इससे म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए। तो आपको पहले यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छी तरह से इसके अंदर डेफिनेशन को समझना है। एक तो बिजनेस एक एक्टिविटी है, दूसरा डिफरेंट पर्सन बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे मैं खुद अपने साथ ही बिजनेस करूंगा, मैं खुद को खुद अपने लिए खाना बनाऊंगा, वो बिजनेस नहीं है। लेकिन मैं किसी दूसरे आदमी के लिए या किसी दूसरे पर्सन के लिए मैं खाना बनाऊंगा तो वो बिजनेस बनेगा। ठीक है, और खाली दो पर्सन एक्सचेंज, मतलब ऐसा नहीं कि मैं जिसके लिए खाना बना दे रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे मम्मी मेरे लिए खाना बना रही है तो मम्मी मेरे लिए, अब दो अलग अलग पर्सन हो गया, मम्मी और मैं दो अलग अलग पर्सन है, लेकिन मम्मी मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है, तो इसीलिए वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। एक तो डिफरेंट पर्सन होना चाहिए, फिर उन दोनों में एक्सचेंज की वैल्यू होनी चाहिए। और एक्सचेंज की वैल्यू क्या होगी? समथिंग वैल्यूएबल। ऐसा नहीं कि आप मेरे लिए खाना बनाओ और मैं आपको कुछ एक सामान ऐसे दे के आ जाऊंगा जिसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं होगा। उसके बदले में जितना आपने मुझे खाना खिलाया उसी के परिमात्रा में जो वो वैल्यू होगा वो मैं आपको दे के आऊँगा, तो जाके वो बिजनेस होगा। ठीक है, आप मुझे खाना खिलाए, मैं आपको उतना का पैसा दिया। समथिंग वैल्यूएबल, वेदर गुड्स और सर्विस, आप चाहे पैसे में दो या आपको उसके, आपने मुझे खाना खिलाया और मैंने आपके घर पे कुछ काम कर दिया, तो वो भी बिजनेस हो सकता है। तो म्यूचुअल गेन, जिसमें दोनों पार्टी को साइमल्टेनियसली प्रॉफिट या गेन हो, तो हम उसको बिजनेस कहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो है आपका प्रोप्राइटर। अब देखिए प्रोप्राइटर क्या होता है। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, जो पर्सन जिसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। द पर्सन, ठीक है, हु स्टार्ट द बिजनेस, जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, जिसने बिजनेस को शुरुआत करा है। बाय इन्वेस्टिंग अमाउंट, और पैसा उसने इन्वेस्टमेंट करा है। ठीक है, एंड टेक रिस्क, और साथ साथ उसने क्या किया? रिस्क भी लिया। कल को अगर बिजनेस डूब गया तो रिस्क किसका होगा? ओनर का। रिस्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और सारी चीज़ें किसको कब पेमेंट करना है, स्टाफ को पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है। बिजनेस में कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं जो बिजनेस का मालिक लेता है, तो जिसको हम कहते हैं
प्रोप्राइटर, उनको हम प्रोप्राइटर कह सकते हैं। तो सिंपली जो बिजनेस का मालिक है उसको हम प्रोप्राइटर कहेंगे। उसके बाद आपका कौन आया, कैपिटल। अब हम कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। कैपिटल क्या चीज़ होता है। अब देखो, ओनर ने पैसा इन्वेस्टमेंट करा किसमें, जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ये जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस पैसा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उस इन्वेस्टमेंट को हम कहेंगे, ये हो गया हमारा ओनर मतलब कैपिटल। द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, देखो लिखा है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट हुआ किसके बाद, मेड बाय द ओनर, जो ओनर जो पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, इज द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ओनर ने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया उसको हम कहेंगे कैपिटल। मैं आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझाता हूँ। अब देखो, सोचो ये हम एक बिजनेस है, ठीक है, हम लोग ये मान लीजिए कोई एक बिजनेस है, तो ये मेरा बिजनेस हो गया। अब मैंने बिजनेस का नाम रख लिया YCS, ये हमारे बिजनेस है, ठीक है। अब इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करेंगे, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए फंड। बिना पैसे से कोई बिजनेस तो स्टार्ट नहीं होगा। अब हमें चाहिए पैसा, फंड। फंड कहाँ से आएगा, फंड दो लोगों से मिल सकता है। एक होता है ओनर, ओनर क्या करेगा, पैसा देगा बिजनेस को, और एक है आउटसाइडर। आउटसाइडर का मतलब बैंक, आप बैंक से आप किसी से लोन लाओगे कि भाई मुझे पैसा दो, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। अब देखो, दो तरीके से बिजनेस को फंडिंग हो सकता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मान लो आपको 1 लाख रुपए चाहिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितना रुपए का फंड चाहिए, आपको 1 लाख रुपए का फंड चाहिए, ठीक है। अब 1 लाख आप जुगाड़ करोगे, आपने कहा यार मेरे पास तो ऑलरेडी 60,000 रुपये पड़ा हुआ है, अब मैं 60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। और 40,000 में क्या करूँगा मैं, और 40,000 मैंने क्या करा, बैंक से लोन ले लिया। मैंने कहा बैंक से हमने ये लोन लिया, ठीक है। अब बैंक का जो लोन लिया, बैंक हमारे लिए अभी यहाँ पे आउटसाइडर बन गया। अब देखो, ओनर ने जो पैसा इन्वेस्टमेंट करा, ये जो 60,000 ने ओनर ने इन्वेस्टमेंट करा, ये 60,000 को हम कहेंगे कैपिटल। ये चीज आपको अच्छी तरह से समझना है, इस चीज को हम कहेंगे कैपिटल, ठीक है। इसको हमने बोला कैपिटल, क्यों, ओनर ने 60,000 इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये हो गया कैपिटल। अब जो लोन अमाउंट हमने बैंक से जो लोन लिए हैं, जो 40,000 रुपीज़ बैंक को आया है, बैंक से आया है, इसको हम बोलेंगे लाइबिलिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लाइबिलिटी। आपको ये चीज़ें थोड़ी समझना होगा, क्योंकि अब जब हम अकाउंट्स पढ़ ही रहे हैं, जब अकाउंट्स के अंदर जा रहे हैं, तो ये छोटा छोटा जो बेसिक चीज़ें हैं आपको इसे क्लियर करना पड़ेगा। तो ये जो कैपिटल हुआ, तो हमको अगर कैपिटल बोलेंगे तो कौन हो गया, कैपिटल हुआ जो ओनर ने जो पैसा इन्वेस्टमेंट करा, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल। जो पैसा हम बाहर से लेके बिजनेस में डाले हैं, तो उस पैसे को हम बोलेंगे लाइबिलिटी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे फिर से। कैपिटल के बाद नेक्स्ट हमारा आया ड्राइंग। ड्राइंग अमाउंट क्या होता है, अगर ओनर ने कोई पैसा बिजनेस से ड्रॉ कर लेता है अपने फ़ायदे के लिए या अपने ज़रूरत के लिए, कोई पैसा ड्रॉ कर लेता है, तो हम उसको कहते हैं ये हो गया ड्राइंग। बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज, अपने यूज के लिए। ऐसा नहीं है कि बिजनेस के पैसा लेके बिजनेस का कोई काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो बिजनेस का पैसा लेके अगर ओनर ने कोई पर्सनल यूज में उसे यूज किया, मतलब बिजनेस से पैसा लिया अपने बेटी के ट्यूशन फीस के लिए जमा कर दिया, बिजनेस से पैसा लिया अपनी वाइफ के लिए नेकलेस खरीद लिया, अगर बिजनेस से पैसा ड्रॉ करके अपने पर्सनल यूज के लिए अगर ओनर खर्चा करता है, तो हम उसको कहेंगे ड्राइंग। इसके बाद आया आपका गुड्स। गुड्स क्या चीज होती है, अब देखो कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको कोई सामान का जरूरत होता है। अभी हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे गुड्स का। अब देखो जो गुड्स हम बात करेंगे, गुड्स में क्या होता है, अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको तो कुछ सामान चाहिए जिसको लेके आप बिजनेस करोगे, ठीक है। तो हम गुड्स, उसने क्या कहा, पहले हम इसको डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर उसे अच्छी तरह से समझेंगे। इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मतलब कोई ऐसे सामान
इन विच जिसके थ्रू, ठीक है, द बिजनेस इज डीलिंग जिसको लेके बिजनेस में डील हो रहा है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड द थिंग्स which आर बॉट जिसको हम परचेज करते हैं, सोल्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सिंपल वर्ड में इसने क्या करा, अगर हम ऐसे कोई सामान खरीदते हैं जिसको लेके हम आगे प्रोसीड करें बिजनेस के लिए, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। अब देखो इसमें क्या है, सोचो ये मैंने कुछ बुक्स खरीदे, ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने परचेज करा, क्या चीज परचेज करा, मैंने परचेज करा बुक्स। और मैंने जो बुक्स परचेज करा उस बुक्स को लेके क्या करूंगा, मेरे पास अभी दो ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। अगर मैंने बुक्स अपने यूज के लिए परचेज करा, मैंने खुद इसको पढ़ना है, मेरे को यूज के लिए मैंने परचेज करा, तो ये बिजनेस नहीं है, ये मेरा पर्सनल बुक्स हो गए, ये मेरे पर्सनल यूज के लिए मैंने खरीदा है, तो ये बिजनेस नहीं है। क्लियर, ये मेरे मेरे लिए ये हो जाएंगे, मेरे असेट्स हो जाएंगे, मतलब मैंने इसको रखना है अपने पास, फ्यूचर मेरे को काम आएगा, तो ये मेरे असेट्स हो गए। लेकिन अगर मैंने वही बुक्स अपने यूज के लिए ना करके उसको मैंने मार्केट में बेच दिया, ठीक है ना, अगर मैंने बेच दिया तो वो जो चीज बनेगा उसको हम कहेंगे गुड्स। तो आपको ये समझना है क्या यहाँ पर, अगर आप कोई सामान परचेज करते हो बेचने के लिए तो उस सामान को आप कहोगे गुड्स। अगर आप वो सामान परचेज करते हो अपनी यूज के लिए तो वो सामान फिर बन जाएगा आपके एसेट्स। अगर मान लो आपने एक टेलीविजन खरीदा, ठीक है, ये आपने एक टेलीविजन खरीद लिया। अब ये टेलीविजन आपने क्यों खरीदा, आप घर पे इसे यूज करेंगे देखने के लिए, या आप इसको बेचने के लिए खरीदा। अगर आपने इसे बेचने के लिए खरीदा है तो ये आपके लिए गुड्स है, अगर आप इसे यूज करने के लिए खरीदा है तो ये आपके लिए एसेट्स है। सिंपल, क्लियर। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। डेप्टर, डेप्टर कौन है, क्रेडिटर कौन है, ये दोनों को हम समझेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करा, ये चीजें आपको इस एग्जाम्पल में अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये है आपका बिजनेस, ठीक है, इस बिजनेस का नाम क्या है, इस बिजनेस का नाम है, इसका नाम दे देते हैं YCS, इसका नाम है बिजनेस YCS। अब बिजनेस YCS ने करा क्या, बिजनेस YCS ने एक सप्लायर है, ये है हमारा सप्लायर, सप्लायर इसका नाम है मिस्टर राम, जो सप्लायर है उससे सामान परचेज करा। मिस्टर राम से बिजनेस ने क्या करा, कुछ गुड्स परचेज करी, सामान खरीदा, ठीक है। अब सामान खरीदने के बाद करा क्या, उस सामान को उसने आगे सेल कर दिया, रखेगा तो अपने पास नहीं क्योंकि सामान सेल करना है उसको। किसको करा, ये है उसका कस्टमर, बिजनेस का जो है ये है कस्टमर, इसका नाम क्या है, इसका नाम पकड़ लेते हैं मिस्टर श्याम। तो बिजनेस ने सामान परचेज करा और सामान को बेच दिया। अब देखो जब हम परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे, या हम कैश से व्यापार कर सकते हैं, नगद कैश देंगे, परचेज करेंगे सामान, सप्लायर को कैश दे देंगे और हम सामान खरीद लेंगे, या हम क्या करेंगे क्रेडिट में सामान खरीद सकते हैं, हम सप्लायर से क्रेडिट में सामान खरीदेंगे, बोलेंगे भाई अभी हमें सामान दे दो, अब हमारे पास पैसा नहीं है, जब हम माल को बेच देंगे पैसा मिलेगा तो हम तुमको पैसा दे देंगे। वैसे सेल भी हो सकता है, इसको हम कहेंगे कैश सेल, नगद कैश लो सामान दो। अगर आप कैश में सेल नहीं करते हो तो क्रेडिट में सेल करोगे, मतलब अभी आप सामान दे दोगे बाद में आपको कस्टमर पैसा देगा। सोचो कि हमने क्रेडिट में परचेज करा और हमने क्रेडिट में सेल करा, ठीक है। अब जब हम क्रेडिट में सेल करेंगे तो कस्टमर हमें बाद में पैसा देगा, ये दिया कस्टमर ने हमें बाद में पैसा।
तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कस्टमर हमें पैसा देगा फ्यूचर में, अभी मतलब दिया नहीं, अभी हमने अगर प्रेजेंट में हमने कस्टमर को सेल कर दिया है तो कस्टमर हमें जो पैसा देगा वो कब देगा, वो फ्यूचर में देगा, ठीक है ना। अभी नहीं दिया है, वो फ्यूचर में देगा, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो ये फ्यूचर में हमें पैसा देगा। तो यहाँ पर मिस्टर जो शाम है उनको हम बोलेंगे ये हमारे लिए बन गए डेप्टर, उसको हम बोलेंगे ये हमारा डेप्टर है, मतलब इनसे मुझे पाना है, ये मुझे फ्यूचर में पैसा देंगे। तो डेप्टर हमारे लिए एक वैल्यूएबल हो गए जिनसे हमें कुछ पैसा फ्यूचर में पाना है। क्लियर। अब देखो वैसे ही जब हम क्रेडिटर की बात करेंगे, जिनसे हमने सामान खरीदा है उसको हम फ्यूचर में हम पेमेंट करेंगे, अभी नहीं पेमेंट करेंगे, हम कब पेमेंट करेंगे, फ्यूचर में उनको हम पेमेंट करेंगे। तो ये जो मिस्टर राम है इनको फ्यूचर में बिजनेस पैसा देगा, इनको बिजनेस बिजनेस उनको पैसा देगा, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारे क्रेडिटर। तो आपको ये अच्छी चीज़ें समझना पड़ेगा, जब आप दोगे मतलब आपको लगेगा कि इनको पैसा फ्यूचर में देना है, ये लोग मेरे क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर का मतलब मेरे लिए ये एक हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब फ्यूचर में मेरे को इन लोगों को पैसा देना है। तो यहाँ पर हम क्रेडिटर को बोल सकते हैं लाइबिलिटी बोल सकते हैं, क्योंकि इनको फ्यूचर में पैसा देना है। आगे जाके हम लाइबिलिटी एसेट्स को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के यहाँ पर मैं बस बता देता हूँ कि डेप्टर आपका हो गया असेट्स और क्रेडिटर आपके हो गए लाइबिलिटी। असेट्स क्यों डेप्टर, क्योंकि वहाँ से पैसा मिलेगा आपको, ये आपके लिए एक ऐसा सामान हो गया जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से मेरे को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो ये हो गया आपके डेप्टर्स। क्रेडिटर जिनको आपको देना है ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी लाइबिलिटी बन गया, भाई मेरे को ना उनको पैसा देना है, ठीक है। तो मैं आई होप आपको डेप्टर और क्रेडिटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आया इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन, जो लोग आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको आप कहते हो इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर मतलब वो पर्सन जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करा है। अगर ओनर और इन्वेस्टर में एक डिफरेंस है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, मैं आपको फिर से एक बार इसको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने देखा था जब फंड इन्वेस्टमेंट हुआ था, ओनर ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, आउटसाइडर ने भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। ओनर कहेगा कि जो पैसा मुझे मिला है, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब इस बिजनेस को YCS जो बिजनेस है ओनर ने वहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करा, तब ओनर को इसकी बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा, कल को जब बिजनेस होगा, बिजनेस में जो प्रॉफिट आएगा वो ओनर को मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना, ओनर को प्रॉफिट मिलेगा। कल को बिजनेस जब प्रॉफिट करेगा तो बिजनेस वो प्रॉफिट किसको देगा, बिजनेस तो लेके नहीं चला जाएगा वो प्रॉफिट, तो बिजनेस वो प्रॉफिट ओनर को दे देगा। लेकिन मान लो बिजनेस को लॉस हुआ तो वो लॉस कौन लेगा, वो भी ओनर लेगा। जब प्रॉफिट भी ओनर का तो लॉस भी ओनर का, मतलब दोनों चीज़ ओनर का है, प्रॉफिट भी ओनर का हुआ, लॉस भी ओनर का हुआ, ठीक है। लेकिन जो आउटसाइडर है, ठीक है ना, ये जो आउटसाइडर है इसको बिजनेस क्या करेगा, सिर्फ प्रॉफिट में शेयर करेगा, प्रॉफिट देगा, प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन उनको भी देगा। लेकिन अगर कल को बिजनेस लॉस हो जाता है तो उसका जिम्मेदारी आउटसाइडर नहीं लेता है, क्योंकि वो इन्वेस्टर है, वो ओनर तो है नहीं कि हाँ मैं लॉस भी मेरा प्रॉफिट भी मेरा, नहीं। यहाँ पे ओनर जो है वो रिस्क लेता है, प्रॉफिट होगा तो मेरा, लॉस होगा तो मेरा। लेकिन जो इन्वेस्टर है वो लॉस को नहीं लेता है, वो कहता है कि भाई प्रॉफिट होगा बिजनेस का, मेरा तो इतना परसेंटेज है बस, वो अपना एक फिक्स्ड परसेंटेज लेता है, जिसको यहाँ पर हम इसको, ये जो प्रॉफिट का है ना इसको हम फिक्स कर देते हैं, ये फिक्स है उसका 8%, 10% जो भी है उसका एक फिक्स रह जाता है कि हाँ मैंने 40,000 दिया, 40,000 का 8% लेना है। ये जो फिक्स 8% किया हम इसको कह सकते हैं इंटरेस्ट, हम इसको कह सकते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के तौर पर वो फिक्स कर दिया, मतलब चाहे बिजनेस आपका लॉस हो, चाहे बिजनेस में आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, वो मुझसे लेना देना नहीं है। मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, मेरे को 8% चाहिए, 10% चाहिए, 12% चाहिए, जो भी है मेरा फिक्स है वो मुझे चाहिए। लेकिन ओनर ऐसा नहीं कहता है, ओनर कहता है मैंने पैसा लगाया है,
अगर प्रॉफिट आएगा तो मेरा, लॉस होगा तो मेरा। तो ओनर और इन्वेस्टर में ये दो चीज़ अलग अलग डिफरेंट है। उसके बाद आपका आ गया रिसीवेबल और पेएबल। ये दो चीज़ें आपको समझना है, 9 और 10 पॉइंट। रिसीवेबल और पेएबल, ये चीज़ क्या होता है। अब देखो, जब हम ये चीज़ को समझते हैं तो हमें ये चीज़ को समझ में आ जाएगा। अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा, बिजनेस ने क्या करा, बिजनेस ने कुछ मिस्टर राम से कोई सामान परचेज करा, ठीक है, और वैसे ही क्रेडिट में परचेज करा। फिर बिजनेस ने कस्टमर श्याम को क्रेडिट में सामान बेचा, तो श्याम हो गया मेरा डेप्टर, राम हो गया मेरा क्रेडिटर। जब हम कोई सामान किसी को क्रेडिट में बेचते हैं, ठीक है ना, अब भाई वो बंदा तो मेरा जान पहचान का होगा नहीं, कस्टमर है, बाहर से आया है। हो सकता है कि मेरा रिलेटिव हो जाए तो ठीक अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर कस्टमर तो रिलेटिव होते नहीं है ना, वो तो कहीं से बाहर से आते हैं। अब उनको हम जाना नहीं है, पहचान नहीं है, तो हम उनको क्रेडिट में कैसे बेच सकते हैं। तो जब हम उनको क्रेडिट में तो बेचना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर को क्रेडिट में बेचेंगे तो कस्टमर हमारा सामान लेगा। तो अगर वैसा बात है, क्रेडिट में बेचना है लेकिन कस्टमर को हम जानते नहीं है, रिस्क हो जाएगा, कल को कस्टमर सामान लेके भाग जाएगा तो हम कहाँ ढूंढेंगे कस्टमर को। तो हमने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया जिसको हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमने इस डॉक्यूमेंट में क्या करा, हमने ऐसे एक डॉक्यूमेंट बना लिए, ठीक है, इसमें एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमने रेडी कर लिया। अब इस डॉक्यूमेंट में हमने एक तरफ अपना जो स्टाम्प कर दिया, एग्रीमेंट, जो कोर्ट का जो स्टाम्प होता है, एग्रीमेंट हो गया, उसमें स्टाम्पिंग कर दिया। अब हमने डेप्टर को कहा कि तू भाई इसमें साइन कर, तू मुझे पैसा देगा तो उसमें साइन कर। अब डेप्टर जब इसमें साइन कर देता है, ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाता है। अब अगर डेप्टर फ्यूचर में अगर पैसा नहीं देता है तो बिजनेस क्या करेगा, डेप्टर के ऊपर केस कर देगा, कोर्ट कचहरी का मामला हो जाएगा, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है, ठीक है ना, इस डॉक्यूमेंट्स को हम कहेंगे ये हमारा रिसीवेबल है, रिसीवेबल डॉक्यूमेंट हो गया। इसको हम और एक लैंग्वेज में कह सकते हैं बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, इसको हम कहेंगे। वैसे ही जब हम सप्लायर से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, सप्लायर भी हमारे नाम पे एक डॉक्यूमेंट, क्योंकि सप्लायर को भी भरोसा नहीं है हमारे ऊपर, तो सप्लायर भी हमारे नाम पे एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसके ऊपर स्टाम्प बनाएगा। यहाँ पर हम उनको, सप्लायर को एक बिल देंगे जमा करके एग्रीमेंट। तो ये अभी ये हमारे लिए हो गया बिल्स पेएबल, ठीक है ना। अब देखो, दो डॉक्यूमेंट हैं हमारे पास, एक डॉक्यूमेंट जिसका हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा, अगर डेप्टर ने पैसा नहीं दिया तो इस डॉक्यूमेंट के बलबूते पर डेप्टर पे हम केस कर सकते हैं। और एक हमारे पास है बिल्स पेएबल, ये एक डॉक्यूमेंट है जो कहता है कि मेरे को सप्लायर को पेमेंट करना है, अगर मैं राइट टाइम में पेमेंट नहीं करा तो सप्लायर मेरे ऊपर केस कर देगा। तो ये हो गया आपका बिल्स पेएबल और ये हो गया आपका बिल्स रिसीवेबल। क्लियर। अब आगे चलते हैं, परचेज एंड सेल 11 एंड 12। अब परचेज एंड सेल तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अब देखो ये हमारा बिजनेस है, ये बन गया मेरा बिजनेस, हमारा बिजनेस, ठीक है ना। ये एक बिजनेस, हमेशा याद रखना, हमारा जो बिजनेस है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हम इसको पर्सन मानते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आप और हम सब हो गए लाइव पर्सन, हम जिंदा इंसान हैं। हम लोग खाना खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं, लेकिन बिजनेस एक पर्सन है, वो भी दूसरे को जॉब देता है, सैलरी देता है, सब काम करता है, लेकिन हमारे जैसे लाइफ नहीं है इसका, इसलिए हम इसको कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे हमारे भगवान, तो भगवान जैसे आर्टिफिशियल पर्सन है, तो बिजनेस भी हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ये जो हमारा बिजनेस है वो भी हमारे लिए एक आर्टिफिशियल पर्सन बन गया, ठीक है। अब बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस का काम है ट्रांजैक्शन करना, मतलब सामान खरीदना फिर सामान बेचना, यही बिजनेस का काम है। अब इस आर्टिफिशियल पर्सन को रन कौन कर रहा है, एक लाइव पर्सन रन कर रहा है, ठीक है ना, एक लाइव पर्सन, जिंदा इंसान इसके पीछे खड़ा है।
क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन तो रन नहीं कर पाएगा। सारा काम मान लो YCS के नाम से होता है, YCS परचेज करता है, YCS सेल कर रहा है, वो ठीक है, वो सब ठीक है, हम दिखाते हैं YCS परचेज कर रहा है, YCS सेल कर रहा है, लेकिन हकीकत में सारा काम कौन करवाता है? सारा काम ये जो पीछे बैठा है, ये जो लाइव पर्सन वो करता है। ये लाइव पर्सन मान लो मिस्टर राम है, ठीक है ना। ये जो मिस्टर राम ये सारा काम करता है लाइव पर्सन बैठ के। तो वो बिजनेस के YCS के बिहाफ में सामान परचेज करना, फिर YCS के बिहाफ में सामान सेल करना, जिससे हम लोग सामान परचेज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया, अब परचेज करेंगे सामान तो हमारे पास अभी बिजनेस दो का काम हो सकता है। हम अभी परचेज क्या करेंगे? अगर सोचो हमारा बिजनेस, ठीक है, हमारा बिजनेस में जो भी हम परचेज करेंगे सामान, पहले परचेज करके इसको प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करके गुड्स प्रिपेयर करेंगे, फिर सेल करेंगे। तो जिससे हम परचेज करेंगे वो मेरा बन गया क्या? वो मेरा बन गया सप्लायर। जिसको हम सेल करेंगे वो हमारा बन गया कस्टमर। ये चीज़ मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो जो परचेज करेंगे और ये सेल करेंगे, अगर मान लो सप्लायर से हमने कोई सामान परचेज करा और वो हमें पसंद नहीं आया, मतलब उसमें कुछ डिफेक्ट्स है, तो हम क्या करेंगे? उस सामान को वापस सप्लायर को रिटर्न कर देंगे, बोलेंगे भाई तुम्हारा सामान अच्छा नहीं है, तुम सामान ले लो। तो हम इसको कहेंगे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, या एक दूसरे लैंग्वेज में हम इसको कह सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड। देखो, अगर जब हमने परचेज करा तो आपकी एरो मार्क किस तरफ है? बिजनेस की तरफ है। अब आपकी एरो मार्क किस तरफ है? सप्लायर की तरफ है। तो अभी मतलब हमने लौटा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए उसका नाम है रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड आपका, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, रिटर्न आउटवर्ड। किस लिए हमने इसको कहा रिटर्न आउटवर्ड? वैसे सेल्स में क्या होता है, जब हमने कस्टमर को सेल करा तो हो सकता है हमारे कोई सामान डिफेक्ट हो गया, कस्टमर को पसंद ना आए, तो कस्टमर क्या करता है? उसको सेल्स रिटर्न कर देता है, कहता है नहीं भाई जी मुझे ये सामान अच्छा नहीं लगा, आप ले लो वापस। जैसे आप लोग अमेजन या फ्लिपकार्ट से सामान परचेज करते हो, आपको सामान अच्छा नहीं लगता है तो आप रिटर्न कर देते हो ना, तो वो हो गया सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम हो गया रिटर्न इनवर्ड। आप देख सकते हो एरो मार्क किस तरफ है? एरो मार्क अभी बिजनेस के तरफ है। अगर एरो मार्क बिजनेस के तरफ है तो वो रिटर्न आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसलिए उसका नाम है रिटर्न इनवर्ड। अब देखो यहाँ पर हमने परचेज डिस्कस करा, सेल डिस्कस करा, साथ में सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड भी डिस्कशन हो गया, और आपका परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड भी डिस्कस हो गया। क्लियर? अब इसके बाद आ गया आपका स्टॉक। ये चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, स्टॉक। स्टॉक क्या है? अब देखो, जब बिजनेस कोई सामान परचेज करता है, ठीक है, अब सोचो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने क्या करा, मेरा बिजनेस में मैंने 10 पेन खरीदा, ठीक है। कितने रुपीज़ में? मैंने 10 पेन खरीदा, 10 रुपीज़ में मैंने 10 पेन खरीदा। तो मैंने टोटल मेरा कितना खर्चा हुआ? तो टोटल मैंने परचेज किया 100 रुपीज़ में 10 पेन मैंने परचेज करा। तो आउट ऑफ 10 ये मैंने परचेज करा, ठीक है, ये मेरा परचेज है। तो अब मैंने क्या करा? अब मैंने सेल कर दिया। ये मेरा परचेज हुआ था, अब मैं सेल कर रहा हूँ। 10 पेन में से मैंने 8 पेन मैंने सेल कर दिया, ठीक है। कितने रेट में मैंने सेल करा? सोचो, मैंने 12 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो मैंने 96 रुपीज़ में मैंने पेन को सेल कर दिया। कितना पेन मैंने सेल करा? 8 पेन सेल करा। अब मेरे पास जो बचे हैं, जो बैलेंस है मेरा, ठीक है, अब मेरे पास बैलेंस में कितना पेन बचा हुआ है? 10 से 8 2 पेन बचे हैं। अभी भी मेरे दुकान में 2 पेन बचा पड़ा है, ठीक है। और ये 2 पेन का कॉस्ट क्या है? ये 2 पेन का कॉस्ट है 10 रुपीज़ के हिसाब से 20 रुपये। अभी भी मेरे, इसका मतलब मेरे दुकान में अभी भी 20 रुपये का सामान पड़ा हुआ है। तो ये जो बैलेंस मेरे दुकान में पड़ा हुआ है, ये जो 2 पेन है मेरे पास, इसको हम कहेंगे स्टॉक, क्योंकि ये मेरे पास अभी भी दुकान में पड़ा है, अभी भी मैंने उनको बेचा नहीं है।
तो ये स्टॉक को हम कहेंगे इन्वेंटोरी, इसको हम इन्वेंटोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम इन्वेंटोरी भी कह सकते हैं। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। असेट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है असेट को समझना, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब हम असेट को समझेंगे। असेट के साथ फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, करेंट एसेट, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर करना है। मतलब अभी इसको क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल चलेंगे जिसमें हम ये सारे चीज़ों को क्लियर करेंगे। पहले आपको समझना है एसेट। वैसे तो वहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है आपके नोट्स में, तो मैं बस आपको समझा रहा हूँ एसेट क्या चीज़ है। एसेट मतलब व्हिच गिव यू वैल्यू इन फ्यूचर। एसेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको फ्यूचर में वैल्यू दे। ठीक है, बेसिकली हमने एसेट्स को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक हो गया हमारा नॉन करेंट, एक हो गया हमारा करेंट। मतलब एक हो गया नॉन करेंट एसेट, एक हो गया आपका करेंट एसेट। मतलब मोटा मोटी हमने एसेट्स को दो भागों में डिवाइड किया। इसके अलावा अगर आप एसेट को डिवाइड करोगे और इसका एक एसेट का नाम आता है जिसको हम कहते हैं फिक्टिटियस एसेट। और एक तरीका की भी एसेट्स आता है जिसको हम कहते हैं कंटीजेंट एसेट। ठीक है, फिक्टिटियस एसेट, कंटीजेंट एसेट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट क्या चीज़ है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आगे जाके इसका हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट्स को हम पहले दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका फिक्स्ड एसेट और दूसरा हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। अब देखो, पहले हम फिक्स्ड एसेट को डिस्कस कर लेते हैं। अब फिक्स्ड एसेट आपका हो गया दो तरह का। ये हो गया आपका टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, एक हो गया आपका इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट किसको कहेंगे? जो एसेट्स आप देख सकते हो, छू सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, सीन कर सकते हो, तो आप इसको कहोगे ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। और फिक्स्ड एसेट उसका नाम क्यों है? क्योंकि ये आपको पहले तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। ठीक है, ये आपको क्या करता है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पे मोर देन 1 ईयर। ये चीज़ भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मोर देन 1 ईयर। अगर आपने ऐसा कोई सामान खरीदा जो 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट दे, जैसे आप मान लो आपने परचेज करा, परचेज लैंड, आपने एक ज़मीन खरीदी, तो ये लैंड जो वैल्यू आपको देगा, जो बेनिफिट्स आपको देगा, क्या 1 साल में लैंड खत्म हो जाएगा? नहीं, लैंड आपको कई सालों तक लैंड आपको वैल्यू देता रहेगा। आपकी दादाजी ने परचेज करा था लैंड, अब आपका पापा उसने यूज़ करा, आपके पापा के बाद आप इसको यूज़ करोगे, तो पर जो लैंड है आपका वो आपका एक फिक्स्ड एसेट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है। ये तो पहला चीज़ हो गया। कैसे जानोगे कि ये मेरा टेंजिबल फिक्स एसेट है? तो पहले देखोगे कि एसेट जो है वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका, नॉट इजी टू कन्वर्ट इनटू कैश। अब
जो नॉन करेंट फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, ये इतना इजी नहीं है कि आप उसको फटाफट कैश में कन्वर्ट कर लो और उसके यूज कर लो। आपके पास ज़मीन है, 1 करोड़ की ज़मीन है, आप बेच दोगे इमीडिएटली? हो सकता है ऐसा? नहीं, टाइम लगेगा, कोर्ट कचहरी कागज़ बहुत चीज़ों का टाइम लगता है। एकदम से आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, ये आपकी लिक्विडिटी कैश नहीं है। तो कैश जैसे आप फटाफट जेब से निकाला, दुकान में गए, कुछ खाना खा लिया, आइसक्रीम परचेज कर लिए, मूवी देख लिए। अब ज़मीन लेके जेब में तो नहीं घूम सकते, तो नॉट इजी टू कन्वर्ट इनटू कैश। कैश के जैसा आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये आपके जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, तो उसको आप कहोगे कि हाँ भाई ये एक लॉन्ग टर्म है, नॉट इजी टू कैश है, तो वैसे हो सकते हैं। क्लियर? और जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसे टच कर सकते हैं, हम इसे देख सकते हैं, ठीक है, हम इसे टच कर सकते हैं, हम इसे देख सकते हैं। इस सारा सामान को हम उसे अपने व्यूज कर सकते हैं, तो इसे फील कर सकते हैं कि हाँ ये एक सामान है, हम इसे फील कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो सामान है, तो आप इसे टच कर सकते हो, देख सकते हो, फील, आप लैंड को देख सकते हो, बिल्डिंग देख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको कहोगे ये टैंजिबल फिक्स एसेट है। तो इनकी एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? लैंड। अब देखो हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे नोट कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स वैसे तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है। एग्जांपल्स हैं लैंड, बिल्डिंग, ये सब आपकी एग्जांपल्स हैं। मशीन्स, जो आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, कैश के जैसा आप इसे यूटिलाइज नहीं कर सकते, छू सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, तो ये सारे चीज़ें आपकी हैं, तो आप इसको कहोगे ये मेरे टैंजिबल फिक्स एसेट है, ठीक है। अब इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में जो पहले दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, वो यहाँ पर सेम ही रहेगा। मतलब जैसे वहाँ पर है यहाँ पर भी क्लियर, ये भी आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। और नॉट इजी टू कैश, ये भी आपका यहाँ पर सेम रहेगा, ये भी सही है। लेकिन जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर आपका जो है वो हो गया नो टच, आप इसे टच नहीं कर सकते, या नो सीन, आप उसे देख भी नहीं सकते। इस तरह के जो एसेट्स हैं इसको आप कहोगे इंटेंजिबल फिक्स एसेट। मतलब आपकी एसेट्स हैं, आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे, आप इसे कैश के जैसा इजीली कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन ये आपका एसेट है और आपको बेनिफिट देगा। क्योंकि ये बेनिफिट देगा और इमीडिएटली नहीं देगा, बाद में देगा, तो इसे आप कहोगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिया, लेकिन आप इसे टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो इस तरह के एसेट्स की एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इस तरह के एसेट का एग्जांपल्स हो गया गुडविल। अब देखो गुडविल एक इंसान की अपनी रेस्पेक्ट है। अब रेस्पेक्ट को कौन देख सकता है कि आपका रेस्पेक्ट नीला है, हरा है? हैं, कौन देख सकता है आपकी एक्सपेक्ट को? टच कौन कर लेगा आपका एक्सपेक्ट, कहाँ ये छोटा है, बड़ा है? कोई टच भी नहीं कर सकता, कोई देख भी नहीं सकता। लेकिन गुडविल अगर आपके पास है तो आपको फ्यूचर में पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल टाटा, इतनी बड़ी ब्रांड है, लोग टाटा के नाम पे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, तो टाटा का अपना एक गुडविल है, रिलायंस अपना एक गुडविल है। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब बिजनेस की रेपुटेशंस हैं, जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जिनको देके हम पैसा बाद में इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टैंजिबल फिक्स एसेट और ये हो गया हमारा इंटेंजिबल फिक्स एसेट। नॉन करेंट एसेट्स में और एक एसेट रहता है जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट तो है ही, मतलब एक चक्कर का एक नॉन करेंट एसेट है। मतलब इन्वेस्टमेंट हमेशा आपकी लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट करा है, अगर ये आपने बिजनेस भी कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, अगर जो ओनर है
उसने बिजनेस के नाम पर कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट करा फ्यूचर में आपको उसका रिटर्न मिलेगा, उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपको जो रिटर्न मिलेगा, आपको जो बेनिफिट मिलेगा इसमें से वो भी लॉन्ग टर्म ही होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करा है। और ये चीज़ आपको फ्यूचर में वैल्यू भी देगा और आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी देगा। तो इस तरह के नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट आ जाता है और फिक्स्ड एसेट आ जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं करंट एसेट्स का। अब करंट एसेट्स में क्या होता है, अब देखो अगर हम करंट एसेट में बात करेंगे तो हम करंट एसेट में स्पेसिफिकली करंट एसेट को चलेंगे, यहाँ पे करंट एसेट को समझते हैं। ये हमारा करंट एसेट्स है। अब देखो करंट एसेट में क्या होता है, करंट एसेट्स में जो आपने एसेट्स यूज करा, ठीक है, जो आपने एसेट्स को आपके पास है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो जाएंगे, तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट। अब देखो शॉर्ट टर्म बेनिफिट का मतलब लेस देन 1 ईयर, मतलब आपकी बेनिफिट जो है ये 1 ईयर तक टिकेगा, 1 ईयर के बाद ये बेनिफिट नहीं रहेगा, एसेट ही नहीं रहेगा, तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है। नॉन करंट एसेट आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, करंट एसेट आपका शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा। क्लियर। तो ये लेस देन 1 ईयर हो जाएगा। अब ये इसका जो अपोजिट है क्या, इजी टू कन्वर्ट इनटू कैश। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, आप इसे फटाफट कैश में यूज कर सकते हो, कहीं पे भी किसे भी आप इसे यूज करो, इमीडिएट आप बेनिफिट ले लोगे, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, हाँ हम बेचेंगे पैसा आएगा फिर इसे यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप इमीडिएट इसको यूज कर सकते हो फटाफट। तो इसको आप कहोगे इजी टू कन्वर्ट इनटू कैश, आप कैश के जैसा आप इसे यूज कर लो, कैश यूज कर लो, ठीक है। तो इसे आप कहोगे करंट एसेट। तो यहाँ पर दो चीजें हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, एक तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है और आप इसे इजीली कैश के जैसा यूज कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हमें और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। करंट एसेट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि कैश इन हैंड। अगर आपके हाथ में कैश है तो ये आपके करंट एसेट्स है, मतलब आप कहीं भी कैसे कुछ भी बेनिफिट ले लो, फटाफट यूज कर सकते हो, कैश तो है ही आपके पास। एक आपका आ गया कैश एट बैंक। अगर आपके बैंक में पैसा है तो आप वो भी आप इजीली यूज कर सकते हो, फटाफट एटीएम से जाओ पैसा निकालो फिर यूज करो, या चेक से परचेज करो, क्रेडिट कार्ड से परचेज करो, कुछ भी कर सकते हो, फटाफट आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हो। इसके बाद आया स्टॉक। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था स्टॉक के बारे में, स्टॉक क्या चीजें, जो सामान आपकी दुकान में पड़े हैं आपने अभी तक बेचा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 साल तक उसके दुकान में पड़े रहने दोगे, आप 1 साल के अंदर उसको बेच के पैसा निकाल लोगे, तो ये भी आपका हो गया करंट एसेट्स। डेप्टर, जिनसे आपको पैसा पाना है, जो कस्टमर जिनको आपने माल बेचा है, ठीक है, आपने कहा भाई ये माल मैंने क्रेडिट में बेचा है, मिस्टर राम श्याम जो भी है उनसे पैसा लेना है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको बोलूँगा 1 साल बाद मुझे पैसा देना, मैंने बेचा है फटाफट मुझे 1 महीना 2 महीने के अंदर पैसा चाहिए, तो डेप्टर भी मेरा एक करंट एसेट हो गया जिससे मेरे को पैसा इमीडिएटली मिल जाएगा, वो मेरा शॉर्ट टर्म बेनिफिट से मिलेगा। लॉन्ग टर्म नहीं है कि डेप्टर सालों 2 साल 3 साल बाद तो पैसा देता रह रहा है, इतना बड़ा डेप्टर नहीं है। इतना बड़ा बिजनेस कोई भी बिजनेस कर लेंगे, कस्टमर को ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई सामान खरीद लो 2 साल बाद पेमेंट करना, ऐसा तो है नहीं। तो डेप्टर हमारा हो गया
करंट एसेट्स। और मेरा एक हो गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब देखो, अगर मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है तो मैं इसे कहता हूं कि ये नॉन करेंट एसेट्स है, क्योंकि वहां पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेंगे। अगर मेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करा है, बैंक में मैंने पैसा डिपॉजिट करा है, लेकिन 6 महीने के लिए, लेस देन 1 ईयर का अगर डिपॉजिट रहा तो आप इसको कहोगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपका इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 ईयर रहा तो आप इसको कहोगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके आ जाएंगे करंट एसेट्स में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके चले जाएंगे नॉन करंट एसेट्स में। क्लियर? तो ये आपका हो गया करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। इसके बाद मैंने आपको और एक एसेट बताया था जिसका नाम है फिक्टिटियस एसेट्स। अब देखो फिक्टिटियस एसेट्स क्या है। और फिक्टिटियस का वर्ड देखो, फिक्टिटियस जो वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है इमेजिनेशन, इमेजिनरी। ठीक है, अब इसीलिए फिक्टिटियस एसेट्स को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी एसेट्स। अब देखो, आपने सुना होगा बहुत बार आपके फ्रेंड से, रिलेटिव से, ये एक फिक्टिटियस फिल्म है, साइंस एंड फिक्शन फिल्म है। कोई मूवी आती है वर्ल्ड, जोरासिक पार्क, जोरासिक वर्ल्ड, इस टाइप की जो मूवीज आते हैं, ठीक है, टर्मिनेटर, ट्रांसपोर्टर, तो आप क्या कहते हो, ये एक साइंस एंड फिक्शन मूवी है, मतलब जो काल्पनिक मूवी है, मतलब ऐसे रियलिटी में ऐसा मूवी नहीं है, मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है, वो किसी ने फिक्शन से, अपनी काल्पनिक दुनिया से ऐसे मूवी तैयार किया हुआ है, तो हम इसको कहते हैं साइंस एंड फिक्शन मूवी। वैसे आपकी एसेट्स भी हैं। अगर आपने कोई एसेट्स, आपके पास ऐसा कोई एसेट्स है जो रियल में ऐसे एसेट्स नहीं है, लेकिन जो बिजनेस का मालिक है, जो ओनर है, उसने अपने काल्पनिक दुनिया में एक एसेट क्रिएट कर लिया है, तो हम उस तरीके एसेट्स को कहेंगे ये एक फिक्टिटियस एसेट्स है। क्लियर? अरे इस तरह के जो एसेट्स हैं जिनका अस्तित्व में, मतलब रियलिटी कुछ है नहीं, तो इस तरह के एसेट्स को अगर हम इमेजिनेशन एसेट कहेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। हाँ, इनकी एक एग्जांपल्स है, जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, इनको समझना बहुत जरूरी है। द एक्सपेंसेस which is incurred before starting द बिजनेस। अब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर हम कुछ खर्चा करेंगे, मान लीजिए ये रहा मिस्टर राम। मिस्टर राम ने सोचा, मिस्टर राम ने क्या सोचा कि मेरे को एक बिजनेस करना है। बिजनेस का नाम YCS एजुकेशन सेंटर एक बनाना है, ठीक है। तो मिस्टर राम ने सोचा मेरे को एक YCS एजुकेशन सेंटर प्रिपेयर करना है। अब मिस्टर राम जब YCS एजुकेशन सेंटर करने से पहले इनको बहुत सारा एक्टिविटीज़ करने पड़ेंगे, बिजनेस रिसर्च करने पड़ेंगे कि मैं बिजनेस करूँगा, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ये तो बहुत ज़रूरी है, बिजनेस रिसर्च होगा। फिर बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करना है। अब बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके लिए भी खर्चा है। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ऐसे कई सारे छोटे मोटे खर्चे तो करने पड़ेंगे। तो ये मान लीजिए बिजनेस राम ने यहाँ पर रिसर्च और रजिस्ट्रेशन में राम ने खर्चा कर दिया कितना रुपीस, मान लो राम ने 50,000 रुपये खर्चा कर लिया।
अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक वाईसीएस एजुकेशन सेंटर स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी मिस्टर राम ने ये पैसा खर्चा कर दिया है। अब ये जो पैसा खर्चा कर दिया है राम ने, ये राम का वन टाइम एक्सपेंडिचर है। ये चीज तो क्लियर है ना कि ये जो खर्चा किया है ये वन टाइम है, बार बार ऐसे राम नहीं करेंगे, एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, लाइफ टाइम चला बिजनेस, ये वन टाइम हो गया। अब इसकी बेनिफिट्स राम को लगता है कि ये जो मैंने खर्चा करा है इसकी बेनिफिट्स मुझे लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा, क्योंकि मैं तो एक ही बार कर रहा हूँ। अब ये जो वन टाइम किया और अपने दिमाग में एक फिक्सन चढ़ा लिया कि हमें ये बेनिफिट देता रहेगा फ्यूचर में, तो वो हो गया फिक्टिटियस। अब आपका जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो आपका फिक्टिटियस एसेट के हिसाब से ट्रीट करोगे। क्लियर। और दूसरी मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, खर्चा जो होता है। अब देखो इस तरह के जो खर्चे होते हैं, ये जो खर्चा है तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि ये तो खर्चा ही है, लेकिन ओनर क्या सोचता है? ओनर कहता है ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा ह्यूज मैंने एडवर्टाइज करा है, इसकी बेनिफिट तो एक बार में नहीं मिलेगा, इसका बेनिफिट सालों साल, 5 साल 10 साल तक मिलेगा, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी रकम एक्सपेंडिचर किया है। अब ओनर इसे खर्चा नहीं मानता है, ये ह्यूज एडवर्टाइजमेंट ओनर ने करा है, तो ओनर सोचता है कि मुझे मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। अब ओनर ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, तो आप इसको टेंजिबल फिक्स एसेट तो बोल नहीं सकते, क्योंकि ये आपने काल्पनिक दुनिया में बनाया है। ठीक है, तो इस तरह के जो है, लेकिन आप तो सोच रहे हो उसको एसेट्स, तो ओनर ने कहा ठीक है, उसके लिए अलग से एक नाम रख दिया गया, फिक्टिटियस एसेट्स। तो फिक्टिटियस एसेट्स में ऐसे एसेट्स आपको डालने हैं जो ओनर ने अपने दिमाग में एक काल्पनिक दुनिया में एक एसेट बना लिया है, जो प्रैक्टिकली रियलिटी में ऐसा एसेट्स होते नहीं हैं। क्लियर। तो उस तरह के एसेट्स को हम बोलेंगे फिक्टिटियस एसेट्स। मैंने और एक एसेट्स के बारे में बात किया था जिसका नाम है कंटीजेंट एसेट। अब देखो ये एसेट्स क्या है। अब कंटीजेंट एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जो आपको कुछ फ्यूचर हैपनिंग नॉन हैपनिंग इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो, एसेट्स व्हिच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग इवेंट्स। अगर हैपनिंग नॉन हैपनिंग इवेंट्स के ऊपर आपका डिपेंड करेगा तो आप उसको कहोगे भाई ये एक कंटीजेंट एसेट्स है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आपके जो दादाजी हैं, इन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जमीन जायदाद जो भी है वो मेरे पोते को मिल जाएगा। अब देखो आप बोलोगे कि क्या अभी तक एसेट आपके नाम पे हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जो दादाजी हैं वो जिंदा हैं, तो दादाजी के मरने के बाद प्रॉपर्टी आपके होंगे, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कब? जब वो एक हैपनिंग होगा, एक इवेंट का ऊपर वो डिपेंडेंट है। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आज इंडिया क्रिकेट मैच जीत जाता है तो मैं आपको 100 रुपीज़ कैश दूंगा। अब 100 रुपीज़ कैश आपके लिए एसेट्स हैं, लेकिन कब दूंगा? जब इंडिया मैच जीत जाएगा। तो एक हैपनिंग नॉन हैपनिंग इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अब नॉन हैपनिंग ऐसा भी मैं बोल सकता हूं, अगर आज इंडिया हार जाएगा तो मैं आपको 100 रुपीज़ दूंगा, तो ये हो गया नॉन हैपनिंग। मतलब आपको तो एसेट मिलने होंगे, एक हैपनिंग नॉन हैपनिंग इवेंट के ऊपर डिपेंड है। अगर वो चीज़ें होती है तो आपको मिलेगा, अगर वो चीज़ें नहीं होती है तो आपको मिलेगा। तो इस हैपनिंग नॉन हैपनिंग इवेंट्स के ऊपर अगर डिपेंड करता है, ठीक है, तो उस तरह के जो एसेट्स हैं, उस तरह के एसेट्स को आप कहोगे ये कंटीजेंट एसेट्स हैं। ठीक है।
अब नॉर्मली कंटीजेंट एसेट्स रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि भाई कंटीजेंट एसेट का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो हमें पता ही भी नहीं है। तो कंटीजेंट एसेट्स को हम एसेट्स के लिस्ट में रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर? आई होप हमें ये चार तरह के जो एसेट्स हो गए, फिक्स्ड एसेट, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, फिर ये फिक्टिटियस एसेट, फिर कंटीजेंट एसेट, फिर नॉन करेंट एसेट में टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिर इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें हमें समझ में आ गया, करेंट एसेट का पूरा समझ में आ गया, फिर फिक्टिटियस एसेट, फिर कंटीजेंट एसेट। क्लियर? अब हमें आगे देखने हैं और क्या वर्ड्स हमने छोड़ दिया है। टर्मिनोलॉजी टेंजिबल, इंटेंजिबल आ गया, करेंट एसेट आ गया, और हमने यहाँ पर फिक्टिटियस एसेट भी डिस्कस कर लिया। पूरा चीज़ लिखा हुआ है, आप इसे बाद में पढ़ सकते हो, फिर आप वीडियो पॉज करके आप इस चीज़ों को नोट भी कर सकते हो और पढ़ सकते हो। अब हम चलेंगे इक्विटी और लायबिलिटी को समझाने के लिए। ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। इक्विटी और लायबिलिटी, जो ओनर का जो पैसा इन्वेस्टमेंट है आप उसको कहोगे इक्विटी या कैपिटल, जो आउटसाइडर का जब पैसा इन्वेस्टमेंट होगे तो आप उसको कहोगे लायबिलिटी। ये मैंने पहले ही समझा दिया था पहले से। अब देखो लाइबिलिटी का पूरा अच्छे तरह से, लाइबिलिटी को बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ लाइबिलिटी होती है, जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। फिक्स लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, फिक्टिटियस, कंटीजेंट, जो भी है इनको अच्छे से अभी समझना है लाइबिलिटी क्या है। चलो हम लाइबिलिटी के पास चलते हैं, लाइबिलिटी को अच्छे तरह से समझते हैं। लाइबिलिटी क्या है, तो पहले तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा लाइबिलिटी क्या है। तो लाइबिलिटी का मतलब हो गया द टर्म ऑपोजिट टू द एसेट्स। अब एसेट्स के अपोजिट वर्ड्स को आप लाइबिलिटी कहोगे, ठीक है। एसेट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलता है, जो वर्ड है बेनिफिट, आपको वहाँ पे मिलेगा, ये चीज़ बेनिफिट मिलेगा। लेकिन लाइबिलिटी में आपको मिलेगा नहीं, उल्टा आपको देना पड़ेगा, आप दोगे, तो वहाँ पे मिलने का कोई स्कोप नहीं है, आपको देना पड़ेगा। तो वो हो गया अपोजिट टर्म। आपको राम से पैसा पाना था, डेप्टर से पैसा पाना था, ठीक है। अब डेप्टर को पैसा पाना था, आप क्रेडिटर को पैसा दोगे, तो डेप्टर हो गया एसेट, क्रेडिटर हो गया लाइबिलिटी। तो एसेट की अपोजिट वर्ड को हम लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे हमने एसेट को डिवाइड करा, हम वैसे लाइबिलिटी को भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने लाइबिलिटी को से हमने डिवाइड कर लिया, 1, 2, 3 तरह के लाइबिलिटी होते हैं। क्लियर? एक हो गया आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी, जैसे नॉन करेंट एसेट होता है वैसे आपका हो गया नॉन करेंट लाइबिलिटी। एक आपका हो गया करेंट लाइबिलिटी, और तीसरा आपका हो गया कंटीजेंट लाइबिलिटी। अब यहाँ पे आप मुझे बोल सकते हो सर इसमें फिक्टिटियस कहाँ गया, जैसे एसेट में फिक्टिटियस था। अब देखो इंसान तो पैदाइशी सेल्फिश नेचर के होते हैं, ठीक है, हमेशा खुद के बारे में सोचते हैं। काल्पनिक दुनिया में आप ये सोच सकते हो किससे पैसा पाना है, आप किसी काल्पनिक चीज को भी आप एसेट बना लिए, लेकिन देने के बाद जब आएगा वो तो कभी काल्पनिक दुनिया में सोचोगे नहीं ना कि हाँ मुझे काल्पनिक में उसको देना है। तो इंसान जब क्या करा, काल्पनिक दुनिया में एसेट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन फिक्टिटियस लाइबिलिटी के नाम पे ऐसा कोई लाइबिलिटी आपने क्रिएट नहीं करा है, तो आपके से कोई लाइबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज हम यहां पर हो नहीं सकता, इसलिए अब हम यहां पर फिक्टिटियस लाइबिलिटी नहीं होता है। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे पहले नॉन करेंट लाइबिलिटी। अभी नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटी है, नॉन करेंट लाइबिलिटी में पहले तो आपको यहां पे देखना पड़ेगा, पहले जो डिस्चार्ज जो आपको लौटाना है, जो ड्यूरेशन आपका लॉन्ग टर्म रहेगा, ठीक है ना। नॉन करेंट लाइबिलिटी में
जो पहला है कि वो आपका जो डिस्चार्ज ड्यूरेशन है वो हमेशा आपका लॉन्ग टर्म रहेगा। मतलब आपने किसी को पैसा लाए हैं तो आप उसको लॉन्ग टर्म डिस्चार्ज करोगे। मतलब पैसा देने की जो बात आएगा आप बोलोगे कि भाई मैं 1 साल बाद पैसा दूंगा, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। तो अभी आप उसको पैसा नहीं लौटाओगे, आप पैसा कब लौटाओगे? 1 साल बाद। तो अगर ऐसा कोई लाइबिलिटी है जिनका डिस्चार्ज ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर रहेगा तो आप इसको कहोगे ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, या आप उसको कह सकते हो है कि ये नॉन करेंट लाइबिलिटी है। नॉर्मली जब हम बैंक लोन्स लेते हैं, ठीक है ना, जो बैंक लोन आप लेते हो तो ये आपके हमेशा लॉन्ग टर्म रहता है, लॉन्ग टर्म रहता है। क्योंकि जब आप बैंक से लोन लेते हो आप कह देते हो कि भाई मैं 5 साल बाद लौटाऊंगा, 10 साल बाद लौटाऊंगा, तो ये जो लोन से आप उसे 1 साल में नहीं लौटा लेते तो इसको आप कहोगे लॉन्ग टर्म लोन। तो ये आपका हो गया नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्लियर? तो आपको सीधा सीधा ये समझना है, अगर आपकी कोई लाइबिलिटी है जो लॉन्ग टर्म है और मोर देन 1 ईयर है तो आप इसको कहोगे ये नॉन करेंट लाइबिलिटी है। वैसे अगर आपकी जो लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का मतलब लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। ऐसे कोई लाइबिलिटी आपका है जो लेस देन 1 ईयर है तो आपको इसको कहोगे ये तो मेरे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है, मतलब मैं 1 साल के अंदर उसको चुकता कर दूंगा, मैं डिस्चार्ज कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह के जो लाइबिलिटी आपके हैं तो आप इसको कहोगे करंट लाइबिलिटी। इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इनकी आपको एग्जांपल्स हो सकता है, एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो अगर आपका बैंक लोन है तो वो लॉन्ग टर्म रहता है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट आपका हमेशा शॉर्ट टर्म होता है। छोटे पीरियड के लिए बैंक से अगर आप लोन लाओगे तो आप उसको कहोगे बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर तो आपको पहले से ही बताया, क्रेडिटर जो है आपके सप्लायर्स, इनको आप पेमेंट करोगे। अब किसी सप्लायर से आप माल क्रेडिट में खरीदोगे, बोलोगे 1 साल बाद दूंगा, वो बोलेगा भैया नेक्स्ट टाइम मेरे दुकान में मत आना। तो आप अगर क्रेडिटर को 1 महीना, 1.5 महीना या 15 दिन के अंदर उसका पेमेंट क्लियर कर देना है तो आप उसको कहोगे क्रेडिटर्स। क्लियर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग कोई खर्चा है, मतलब रेंट आपने दिया नहीं है, इस महीने का रेंट नहीं दिया है तो वो हो गया आउटस्टैंडिंग। तो आप अगले महीने में उसको मिला के दे दोगे। ऐसा तो नहीं है कि 1 साल के बाद जाके पेमेंट करोगे रेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल। अगर आपने पेमेंट नहीं करा इस महीने का तो अगले महीने में मिला के दे दोगे। तो उस तरह के जो छोटे छोटे लाइबिलिटीज़ हैं तो आप उनको कह सकते हो ये सारे मेरे करेंट लाइबिलिटी हैं। तो ये हो गया आपका नॉन करेंट, ये आपका हो गया करेंट। और कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होता है? जो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इवेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, आप उसको कहोगे कि ये है मेरे कंटीजेंट लाइबिलिटी, जैसे कंटीजेंट एसेट्स के तरह होते हैं। अब कंटीजेंट एसेट मैंने कहा कि अगर इंडिया क्रिकेट मैच जीत जाता है तो मैं आपको 100 रुपीज़ दूंगा। आपके लिए तो वो कंटीजेंट एसेट बन गया, लेकिन मेरे लिए वो कंटीजेंट लाइबिलिटी हो गया। अगर इंडिया क्रिकेट मैच जीत जाता है तो मेरे को तो आपको पैसा देना पड़ेगा, तो मेरे लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। तो इंडिया जीतेगा तब मैं दूंगा, अगर इंडिया हार जाएगा तब मैं नहीं दूंगा, तो ये मेरे लिए कंटीजेंट लाइबिलिटी हो गया। अब बिजनेस में कंटीजेंट एसेट्स की रिकॉर्ड्स हम नहीं करते, क्योंकि कंटीजेंट एसेट का कोई वैल्यू नहीं है, पता नहीं मिलेगा या फ्यूचर में नहीं मिलेगा वो हमें नहीं पता है। लेकिन जब हम कंटीजेंट लाइबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब है कि ये फ्यूचर में हमें तैयार रहना पड़ेगा। देखो प्रिकॉशंस बहुत बड़ी बात होती है। आपको पता नहीं आपको एक्सीडेंट होगा कि एक्सीडेंट नहीं होगा, फिर भी आप हेलमेट पहन के चलते हो। वैसे ही आपको पता नहीं है लाइबिलिटी कभी भी आपके सर के ऊपर आ सकता है। मिलने वाला होता है तो हम इसको हाँ चलो मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन देने का बात होता है तो टेंशन रहता है। क्यों? अगर सच में अगर इंडिया हार जाता है तो मेरे को 100 रुपीज़ देना पड़ेगा, तो मेरे को 100 रुपीज़ का तैयार तो करना पड़ेगा, अपनी जेब में रख के फिर चैलेंज लगाऊंगा ना। मेरे जेब में एक फुटी कौड़ी नहीं है और मैं आपके साथ चैलेंज लगाऊंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए कंटीजेंट लाइबिलिटी की रिकॉर्ड्स
होती है, लेकिन कंटीजेंट एसेट्स का रिकॉर्ड्स नहीं होता है। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। क्लियर? ये हो गया आपका, देखो करंट लाइबिलिटी आ गया, उसके बाद आपका कंटीजेंट एसेट्स आ गए, और ये आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटीज आपका आ गया। उसके बाद आपका ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद जो भी छोटे छोटे वर्ड्स हैं वो धीरे धीरे मैं आपको समझा दूंगा, एक एक करके, वो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये क्लियर हो जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है रेवेन्यू। अब हम रेवेन्यू डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास बचा रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू का मतलब हो गया इनकम। देखो क्या लिखा है, एनी अमाउंट व्हिच इज रियलाइज्ड, आपने रियलाइज करा मतलब आपको मिला, और रिसीवेबल मिला, फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, आप गुड्स बेचने के बाद जो पैसा आपको मिला आप उसको रेवेन्यू कहते हो। ठीक है, इट इंक्लूड्स रेंट, कमीशन, डिस्काउंट रिसिप्ट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, जो पैसा आपको मिला जिससे आपको फायदा हुआ आप उसको कहोगे रेवेन्यू। इट डज नॉट इंक्लूड सेल ऑफ असेट्स एंड बोरोइंग लोन। अब असेट बेच के जो पैसा आएगा उसको आप रेवेन्यू नहीं कहोगे, लेकिन जो गुड्स बेच के जो पैसा आएगा उसको आप रेवेन्यू कहोगे। एक्सपेंसेस का मतलब हो गया खर्चा, जो कॉस्ट, आपको गुड्स परचेज करोगे तब उसको बेचोगे ना, गुड्स कैसे लाओगे आप? गुड्स को या तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप सामान परचेज करो फिर उस सामान को बेचो, या तो सामान का आप मैन्युफैक्चरिंग करो या प्रोडक्शन करो। अगर आप सामान को प्रोडक्शन करोगे तो आपको कच्चा माल चाहिए, लेबर चाहिए, ये सब खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपेंसेस आपको करना तो पड़ेगा। तो एक्सपेंसेस इसलिए उसने कहा दे आर द कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस। बिजनेस कुछ खर्चा करता है, किस चीज के लिए? टू द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, बेचने के लिए, सामान को बेचने के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। या तो आप प्रोडक्ट खरीदोगे या तो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करोगे, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करोगे वहाँ पे लेबर को सैलरी देना पड़ेगा, पैसा जिससे लोन लिए हो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिजली का खर्चा, वाटर का खर्चा, फिर मजदूरों को सैलरी, कच्चा माल परचेज करना, ये सब आपके खर्चे हैं। तो ये सारे खर्चे हैं जो आपको रेवेन्यू जनरेशन करने से पहले करने पड़ेंगे। अब खर्चा हो गया, अब आपका इनकम हो गया, तो दोनों के जो डिफरेंस है उसको आपका प्रॉफिट कहेगा या लॉस कहेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेल प्राइस। रेवेन्यू का मतलब हो गया आपका सेल प्राइस, एक्सपेंसेस का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे, अगर सेल प्राइस आपका बड़ा है तो आपको प्रॉफिट जनरेट करेगा जिसको हम कहेंगे गेन। अगर आपका सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा हो गया तो आपका जो आएगा वो आ जाएगा लॉस। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का भी हो गया। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द असेट्स। अब देखो जब असेट हम यूज करते हैं, असेट क्या है, जैसे हमने तो अभी अभी असेट के बारे में पूरा डिस्कस करा। असेट की जो वैल्यू है वो दिन ब दिन कम होते जाता है। अब हमने कोई मोबाइल खरीदा, मोबाइल जब हम खरीदते हैं तो हमारा मोबाइल, हमने जब खरीदा था 20,000 का मोबाइल आपने खरीदा, अब वो 20,000 का मोबाइल जब आपने एक साल यूज किया तो वो उसका वैल्यू 20,000 नहीं रहेगा, इसका वैल्यू कम हो जाएगा 20,000 से 15,000। जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे टाइम के साथ साथ मोबाइल का वैल्यू कम होते जाएगा। ये जो कम होते गया, ये कम होता है जो डिक्रीज वैल्यू है, आप इसको कहोगे डेप्रिसिएशन। क्लियर? देखो इसने एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। फॉर द एग्जाम्पल वी परचेज वन गुड विथ ₹10,000। आपने 10,000 देके कोई सामान खरीदा, आफ्टर 1 ईयर इसकी जो वैल्यू हो गया कितना? 8,000। अब इसकी वैल्यू एक साल बाद 10,000 का जो सामान आपने खरीदा था, जो असेट आपने खरीदा था, उस असेट का दाम हो गया 8,000। तो कितना वैल्यू डिक्रीज किया? 2,000 डिक्रीज किया। इस 2,000 को आप कहोगे डेप्रिसिएशन। सीधा सीधा बात है, तो डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द असेट्स, असेट की जो डिक्रीज वैल्यू होती है आप उसको डेप्रिसिएशन कहते हो। ये आपके लिए एक लॉस हुआ। गुडविल, गुडविल आपकी एक इंटेंजिबल एसेट्स है, इसके बारे में मैंने पहले डिस्कस कर लिया है इंटेंजिबल एसेट्स में। ठीक है, ओ तेरी की
अब उसके बाद आपका आया यहाँ पर डिस्काउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट आपका क्या है, अब देखो डिस्काउंट जब आप कस्टमर को कुछ चीज़ें बेचते हो, ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस से थोड़ा कम करके प्राइस में बेचते हो, तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर। कस्टमर को जब हम सामान बेचते हो थोड़ा कम प्राइस करके डिस्काउंट दे के बेचते हो, तो उसको आप कहते हो डिस्काउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट जो है आपकी दो तरह के हो सकते हैं, एक तो ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। दो तरह का डिस्काउंट सप्लायर कस्टमर को देता है। जब आप डिस्काउंट देते हो किसको, सप्लायर को, ठीक है, सॉरी मतलब कस्टमर को, प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कैसे डिस्काउंट होता है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े मॉल के सामने या बिजनेस के सामने लिखता है 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, इस तरह का जो डिस्काउंट देते हैं, ये इसका मोटिव क्या है, इससे डिस्काउंट देने का क्या मतलब मोटिव क्या रहता है। इनका मोटिव रहता है कि कस्टमर को अपने तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना, तो इसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब दूसरा क्या हो गया, कैश डिस्काउंट, मतलब यहाँ पर हम कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करते, बस कस्टमर को कीप करके रखना चाहते हैं, ठीक है। कि कस्टमर को अब जब प्राइस बोलते हो किसी चीज़ का, तो कस्टमर कहता है कि नहीं थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, देखता हूँ मैं बाद में बात करता हूँ, मैं देखता हूँ। जब दुकानदार क्या देखता है कि अभी कस्टमर चला जाएगा, पता नहीं फिर वापस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, अभी के अभी अगर आप लोगे तो 10% डिस्काउंट कर सकते हैं। अब दुकानदार रिस्क लेता है अभी, अब कस्टमर को रखने के लिए अपने पास उसने कह दिया कि अगर आप अभी अभी लेते हो तो मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा। अब अगर कस्टमर सोचता है कि चलो ले लेता हूँ फिर, तो ये जो 10% का डिस्काउंट दिया ये हो गया कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा बड़े वॉल्यूम में रहता है, 70%, 50%, बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह का जो डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट है। लेकिन कैश डिस्काउंट हमेशा छोटे रकम में रहता है, 5%, 2%, 10%, इस तरह के डिस्काउंट्स रहते हैं। क्योंकि दुकानदार एक बार ट्रेड डिस्काउंट दिया 50%, फिर उसके बाद देगा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट दुकानदार तभी देता है जब उसको लगता है कि कस्टमर जाने वाला है, ठीक है ना, तभी वो डिस्काउंट्स देता है। उसके बाद आपका आ गया अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग तो बेसिक टर्म आपका स्टार्ट हो गया। अकाउंटिंग में अकाउंटिंग आपका पूरा एक लैंग्वेज, आपको पता है अकाउंटिंग आपकी एक लैंग्वेज होता है। इसको हम पूरा लिख सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। पहला चीज उसने लिखा आर्ट। आर्ट का मतलब क्या है, एक स्किल। रिकॉर्डिंग करेंगे, किस चीज का रिकॉर्डिंग करेंगे, बिजनेस में जो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है ना, बिजनेस के अंदर जो सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, जो घटना बिजनेस में घटता रहता है, जो भी छोटे मोटे जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है उसको हम कहीं रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें सारी चीज़ याद नहीं रहता है, हम भूल जाएंगे। अब भूलने का बीमारी तो हम सब में है, तो भूलने से पहले हम चाहते हैं कि इस चीज़ का हम कहीं रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसका भी तो एक सिस्टम होना चाहिए ना, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे ऐसा तो नहीं कि कैसे तैसे करके लिख लेंगे, नहीं, एक पर्टिकुलर वे, एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिस तरीके से हम इसको रिकॉर्डिंग करेंगे, तो इसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ये एक आर्ट है रिकॉर्डिंग करना, जैसे कि आर्टिस्ट रिकॉर्डिंग करते मतलब आर्ट करता है, वैसे हम लोग जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं या जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे, तो हम भी अपना आर्ट उसमें दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक आर्ट है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। जो हम रिकॉर्ड करेंगे उसको फिर हम ग्रुपिंग क्रिएट करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, खर्चे का ग्रुप, इनकम का ग्रुप, असेट का ग्रुप, गुड्स का ग्रुप, ऐसे करके हम सब ग्रुप बनाएंगे। फिर ग्रुप बनाने के बाद फिर हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद मनी जो फाइनेंशियल जो है रिजल्ट, जो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, मतलब रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे, समराइजिंग करेंगे, जो भी करना है सब बीच में करके फाइनली हम क्या करते हैं, बिजनेस का इंटरप्रेटिंग, मतलब फाइंड आउट करना। क्या चीज़ फाइंड आउट करना, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। जो भी हमने करा, रिकॉर्ड करा, क्लासिफाइंग करा, समराइजिंग करा, फिर गोल मील सब करा के एट लास्ट हमने क्या करा, उसमें से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करा। इस टोटल प्रोसेस को हम कहेंगे अकाउंटिंग। क्लियर। अब बुक कीपिंग क्या होता है, बुक मतलब क्या है, बुक का मतलब होता है नोटबुक, ठीक है। कीपिंग मतलब बुक में कोई चीज को रिकॉर्ड करके रखने का प्रोसीजर को बुक कीपिंग कहते हैं।
तो हम जब रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे तो कभी भी हम इससे ढूंढेंगे तो मिलेगा। अगर आज इस बुक में रिकॉर्ड करेंगे, कल को इस बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा। हमने अपनी अकाउंट्स बुक को एक जगह पे करा ताकि जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा एक जगह पे लिखते रहेंगे। तो ये जो लिखने का बिजनेस अकाउंटिंग का जो ट्रांजैक्शन है, जो लिखने का जो है प्रोसेस, तो इस प्रोसेस जो है उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। बुक में किसी चीज को कीप करके रखने का प्रोसीजर को बुक कीपिंग कहते हैं। इसमें आप ट्रांजैक्शन जो भी हैं प्रोसेस में, जर्नल एंट्री, सब्सिडरी बुक, जर्नल प्रोसेस, जर्नल प्रॉपर, ये सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड करके रखते हो। वाउचर क्या है? एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है। जब आप किसी को पेमेंट देते हो तो इसके बदले में आप कोई बिल लेते हो, या आप किसी को, कोई कस्टमर आता है जो आपसे सामान खरीदता है, उससे बदले में आप उसको कुछ रिसिप्ट देते हो। जो भी है, इसकी जो एक्नॉलेजमेंट होती है, जब आप किसी से पैसा लेते हो या किसी से पैसा देते हो, जो एक्नॉलेजमेंट एक बिल आप लेते हो, ठीक है ना, इस बिल को आप कहोगे वाउचर। ये बहुत जरूरी होता है बिजनेस में, क्योंकि जो भी आप ट्रांजैक्शंस बनाते हो ये इसकी एविडेंस है। आपको इससे आपको पता चलता है कि हाँ बंदे को सैलरी। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके यहाँ पर एक एम्प्लॉई है जिसका नाम है विष्णु। आपने विष्णु को क्या करा? सैलरी दिया 10,000। आपने कहा कि भाई विष्णु ये लो सैलरी 10,000। अब कल को अगर विष्णु कहेगा कि मुझे तो सैलरी नहीं मिला है, तो आप क्या करोगे? तो आपने क्या करा, जब आपने विष्णु को सैलरी दिया, एक पेपर पे विष्णु का सिग्नेचर ले लिया कि हाँ भाई विष्णु वहाँ पे अपना पैसा मिला है विष्णु को। तो ये जो पेपर पे विष्णु से आपने सिग्नेचर लिया, ये हो गया आपका वाउचर। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, ये एविडेंस हो गया कि विष्णु आपसे पैसा लिया है, कि आपने विष्णु को पैसा दिया है। कल को अगर विष्णु कहेगा कि नहीं मुझे तो पैसा नहीं मिला है, तो नहीं होगा, फिर ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है ना, वाउचर। तो इस तरह से ये छोटे वर्ड्स हैं, जो छोटे मोटे वर्ड्स हैं आपको ये क्लियर करने हैं। ये काफ़ी नहीं है, और भी बुक्स में और भी कई सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे। जब आप आगे प्रोसीड करोगे, जब आप आगे बढ़ोगे पढ़ाई में, तो आपको ऐसे वर्ड्स आपके आते रहेंगे। तो मैंने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, ये सफिशेंट नहीं है, और भी ज़्यादा डिस्कशन हो सकता है, लेकिन यहाँ जितना मेरा टाइम लिमिट है उसके अंदर ये सारे को डिस्कशन करना, ये मैंने कर लिया जितना मुझसे हो सकता है। मैंने आपके साथ ये सारे वर्ड्स मैंने डिस्कशन कर लिया है, लेकिन और भी ज़्यादा डिस्कस करना है, और भी डेप्थ में जाना है आपको, बुक्स में से और भी वर्ड के अंदर नए नए वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आप इस पर जो भी है आप अपने बुक्स या नोटबुक है जिससे आप रिसर्च कर सकते हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं। अगर बेसिकली कोई टिपिकल वर्ड है जो आपको परेशान कर रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे वो चीज़ बताना, कमेंट करना, ताकि एटलीस्ट मैं उस चीज़ को फाइंड आउट करके फिर मैं आपके साथ उस पर्टिकुलर वर्ड को लेके या कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेके मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, चलो बाय।